बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर 3 के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि रिलेटिव मोशन के कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। अब उन केसेस को समझने से पहले आप ये भी समझ लें कि रिलेटिव मोशन क्या है, रिलेटिव मोशन को हम रिलेटिव मोशन क्यों कहते हैं और रिलेटिव क्या क्या मतलब है। ये तो चीज़ें आप पहले भी पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा हम इन केसेस को समझने से पहले इन केसेस का बेस और बुनियाद रखने के लिए आपको कुछ इन कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको समझाएंगे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट सही से समझ आए। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि इन केसेस को समझना कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है और ये कोई इतने बड़े लेंदी भी नहीं है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर इतना लेंदी लिखने की क्या जरूरत है, और चूंकि अभी तक हमने यहाँ तक केस एक कवर किया है, केस ए कवर किया है, केस बी या केस सी या केस डी तो लिखे ही नहीं। तो ये हमने क्यों लिखा है, ये इतना हमने एक्सप्लेन ज्यादा क्यों किया है, ये इसलिए किया है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमेशा क्लियर हो जाएं, और उन कॉन्सेप्ट्स के क्लियर करने के दौरान अगर कोई क्वेश्चन आपको आए तो वो क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएं इनके अंदर। और दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको ये गारंटी देना चाहूंगा कि जब आप इस किस्म के लेक्चर्स को सुनेंगे तो फिर आपको कभी भी इस किस्म की या किसी भी किस्म की मुश्किलात इन टॉपिक्स में नहीं होगी। You will feel confident in solving such type of problems or such type of MCQs in every type of exam. So that's why we have gone through the detail of every aspect of this topic. अब हम जो है सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन का बैकग्राउंड समझते हैं। देखें, रिलेटिव मोशन एक किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो मोशन है मेरे रिलेटिव क्या है, ये मोशन मेरे रिलेटिव क्या है, ये मोशन मेरे रिलेटिव क्या है। अब इसका ऐसे मकसद समझें कि अगर ये गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है तो इस बंदे के लिए इसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो सकती है, इस बंदे के हिसाब से ये वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, इस बंदे या ऑब्जर्वर के हिसाब से इसकी वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, जो अंदर बैठा है उसके हिसाब से उसकी स्पीड या वेलोसिटी कुछ और हो सकती है। तो इसीलिए हमने कहा कि रिलेटिव मोशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिलेटिव मोशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? इन रिलेशन टू एन अदर ऑब्जर्वर और एन अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि भाई मेरे ऑब्जर्वर के हिसाब से या दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से इसका जो मोशन है वो क्या होगा। रिलेटिव मोशन हमें यह बताता है कि अगर कोई गाड़ी यहां पर मूव कर रही है तो गाड़ी के अंदर बैठे वाले शख्स के हिसाब से उसके मोशन क्या है, जो बाहर मैं खड़ा हूं मेरे हिसाब से उस गाड़ी का मोशन क्या है, जो हमें चांद से या मार्स से देख रहा है उसके हिसाब से इस गाड़ी का मोशन क्या है। तो अगर हम एक ही मोशन को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ पस मनाजिर से, मुख्तलिफ तनाजुर से, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्तलिफ एंगल से, जावियों से हम अगर उसकी देखेंगे तो उसका जो मोशन होगा वो अलग अलग होगा, और इसी चीज को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर अब यह है कि जो दूसरी चीज आप यहाँ पर यह समझ ले इन केसेस को समझने से पहले कि मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि हर चीज हर किसी के लिए हर टाइम एक जैसी हो। मिसाल के तौर पर अगर ये गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है तो अंदर बैठे शख्स के लिए भी 5 मीटर पर सेकंड हो, मेरे हिसाब से भी ये 5 मीटर पर सेकंड हो, आपके हिसाब से भी ये 5 मीटर पर सेकंड हो, जो चांद से देख रहा है उसके हिसाब से भी 5 सेकंड हो, जो गैलेक्सी के बाहर से देख रहा है उसके हिसाब से भी ये 5 सेकंड हो। सबके हिसाब से इसकी स्पीड अगर सेम हो तो फिर ये एब्सोल्यूट है। मगर दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। अगर ये मेरे हिसाब से 5 मीटर पर सेकंड है तो चांद पर बैठे शख्स के लिए 5 मीटर पर सेकंड नहीं है। वो ये समझेगा कि ये मार्कर जो है वो स्पीड ऑफ अर्थ के साथ मूव कर रही है, क्योंकि चांद वाला मुझे देखने से पहले स्पीड ऑफ अर्थ को देखेगा। वो ये समझेगा कि मैं स्पीड ऑफ अर्थ के अंदर हूं, तो जितनी स्पीड ऑफ अर्थ होगी उसमें ये 5 मीटर पर सेकंड इसकी वो ऐड करेगा। तो क्या हुआ कि इसकी मोशन चांद वाले बंदे के लिए, मार्स वाले बंदे के लिए अलग हुई, और यहां पर जो जमीन पर बैठा है उसके लिए अलग हुई।
तो जब एक ऑब्जेक्ट की हर जगह के हिसाब से स्पीड अलग अलग हो तो फिर वो चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। ये चीज हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं और एब्सोल्यूट की जो डेफिनेशन है वो भी हमने किसी सेकंड लेक्चर के अंदर लिखी है। दूसरी चीज के मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। कभी भी पूरी कायनात के अंदर जहां पर भी आप जाएं कोई भी चीज का मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। एवरीथिंग एवरी टाइम एवरीवन के लिए सेम नहीं होगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मोशन को जो है कि उसका मोशन कितना है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू पर। जितने ज्यादा ऑब्जर्वर्स होंगे उतने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, जितने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे तो उतने ज्यादा उस ऑब्जेक्ट के मोशन होंगे। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से या इसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ अलग होगा। अगर ये ऑब्जर्वर या ये बंदा चांद पर बैठा है तो इसके हिसाब से ये गाड़ी 25 माइल पर आवर की स्पीड से यानी अर्थ की स्पीड से ये मूव कर रही है। अगर ये ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर बैठा है तो इसके हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड। तो हर किसी के लिए अलग अलग होगी क्योंकि वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू पर। जो बंदा देख रहा है, ऑब्जर्वर उसको कहेंगे जो बंदा देख रहा है। तो जो बंदा जहां से देखेगा उसको मोशन वैसा दिखेगा। ये बात है। ऐसे नहीं है कि वो सबके लिए सेम हो। जहां पर होंगे आप वहां पर वो आपको चीज दिखाएगी। अगर आप किसी खराब सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, अगर आप किसी नेगेटिव लोगों के दरमियान रह रहे होंगे तो फिर आपको सब लोग गलत दिखेंगे, सब लोग आपको नेगेटिव दिखेंगे। अगर आप एक ऐसे मुआशरे के अंदर देख रहे हैं जहां पर मुसब्बत बातें होती हैं, जहां पर पॉजिटिव पहलू को मद्देनजर रखा जाता है, तो फिर आपको सब के अंदर बजाय कि आप उनके अंदर कमियां या उनके अंदर खामियां ढूंढें, आप जो है उनके अंदर अच्छाइयां, आप उनके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। जिस तरह अगर कोई तकरीर होती है, तकरीर के अंदर एक बंदा 99 बातें सही करता है, एक बात को उसने उल्टी कर दी, तो हम बजाय कि उस 99 बातों को डिस्कस करें, हम कहेंगे यार उसने तो ये कह दिया। तो 99 सही बातों को छोड़कर हम नेगेटिव बात को डिस्कस करते हैं। लेकिन यही पॉइंट ऑफ व्यू पर यहां पर भी होता है कि भाई जहां पर जिस जगह पर आप रहते हैं आप वैसा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अब एक बंदा है जो सही मुआशरे में रह रहा है और एक बंदा है जो गलत मुआशरे में रह रहा है। आप सामने से बातें कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, या आपका किरदार इन दोनों के सामने है। इस सही बंदे के सामने भी है, इस गलत बंदे के सामने भी है। आप एक हैं लेकिन पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हैं। इस पॉजिटिव बंदे के लिए आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव होगा, इस नेगेटिव बंदे के लिए आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव होगा। आप एक हैं लेकिन पॉइंट ऑफ व्यूज का फर्क है। फिजिक्स के अंदर भी चीज एक ही होगी, मोशन एक ही होगा, लेकिन जो बंदा जहां से देखेगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। चांद से देखेगा तो यहां पर स्लो चलती गाड़ी को भी वो तेज महसूस करेगा। जमीन से आप देखेंगे उसको तो उस स्लो चलने वाली गाड़ी को आप स्लो महसूस करेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू का जो है वो फर्क है बस। अब दूसरी चीज यहां पर आपको ये याद रखनी है कि कोई भी चीज यहां पर दुनिया के अंदर एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। नॉर एनीथिंग कैन बी इन रेस्ट। कोई भी चीज आपकी एब्सोल्यूट मोशन में है, न ही कोई चीज आपकी एब्सोल्यूट रेस्ट में है। मिसाल के तौर पर आप जो है अभी रेस्ट में बैठे हैं। अगर आप रेस्ट पर बैठे हैं तो मेरे हिसाब से या जमीन या ग्राउंड के हिसाब से तो आप रेस्ट पर हैं। लेकिन ये जो जमीन या ग्राउंड है ये भी तो पूरी एक जमीन है ना, एक पूरा पत्थर है, एक पूरा रॉक है जिसके ऊपर आप बैठे हैं। जमीन कोई ना कोई पत्थर है, कोई ना कोई जगह है जिस पर आप बैठे हैं। जो चांद से देख रहा होगा, जो मार्स से देख रहा होगा, वो समझेगा कि ये जो गोला है इतना तेजी से फिर रहा है, तो इस गोले पर बैठा बंदा भी इतनी तेजी से फिर रहा है। तो मतलब उस बंदे के हिसाब से आप मोशन में नहीं हैं। तो इसका मतलब कि अपने लिए तो आप रेस्ट में समझ रहे हैं, अपने हिसाब से तो आपने अपने आप को रेस्ट में समझा, मगर उसके लिए आप रेस्ट में नहीं हैं। तो जब आप सबके लिए रेस्ट में नहीं हैं तो मतलब एब्सोल्यूट नहीं हुआ। एब्सोल्यूट वो चीज होगी जो सबके लिए एक जैसी हो। अपने लिए आप रेस्ट में हैं, उसके लिए आप मोशन में हैं। तो मतलब रेस्ट भी कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है।
तो इसीलिए हमने कहा कि भाई जो रेस्ट में अगर कोई चीज होती है वो भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती, किसी न किसी चीज के लिए, किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले के लिए वो मोशन में हो सकती है। अब दूसरी चीज कि ये आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर होता है। अगर मोशन को आपने देखना होगा तो मोशन को देखने के लिए आपको ऑब्जर्वर चाहिए। अगर आपके पास ऑब्जर्वर नहीं है तो मोशन को आप नहीं नाप सकते, क्योंकि ऑब्जर्वर होगा तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ऑब्जर्वर यानी देखने वाला बंदा होगा तो समझेंगे पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ऑब्जर्वर नहीं होगा तो आप मोशन को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर मैं ऑब्जर्वर जमीन का हूं तो मैं जमीन के हिसाब से उसको ऑब्जर्व करूंगा। अगर मैं ऑब्जर्वर चांद का हूं तो मैं चांद के हिसाब से इसको ऑब्जर्वर करूंगा। अगर मैं ऑब्जर्वर मार्स का हूं तो मैं मार्स के हिसाब से इसको ऑब्जर्वर करूंगा। तो मोशन को देखने के लिए यू नीड एन ऑब्जर्वर, आपको ऑब्जर्वर चाहिए भाई। अब डिस्टेंस को कोई ऑब्जर्वर नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता ऑब्जर्वर पर, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी लेंथ 5 मीटर है तो ये 5 मीटर ही रहेगी, चाहे आप इसको जमीन से देखें, चाहे आप इसको चांद से देखें, चाहे आप इसको मार्स से देखें, इसकी जो लेंथ है वो एक जैसी रहेगी। अगर पाकिस्तान का रकबा जितना भी है, अगर इतना है, मिसाल के तौर पर हम कोई फर्जी लेते हैं, अगर इसकी लाइन जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर आवर नहीं, 100 किलोमीटर अगर इसकी लेंथ है, तो चाहे आप जमीन से इसको नापें, चाहे आप चांद से इसको नापें, चाहे आप मार्स से देखें या गैलेक्सी की बाहर से आप देख के इसको मापें, ये लेंथ एक जैसी ही रहेगी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, जो गैप है, वो आपकी अब एब्सोल्यूट है। वो क्या है जी? एब्सोल्यूट है। लेकिन ये बात आप सिर्फ अभी 5 मिनट के लिए याद रखेंगे, क्योंकि अभी तक आप क्लासिकल फिजिक्स में थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। जैसे ही हम मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो मैं कहूंगा कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया कि लेंथ हमेशा सेम रहेगी, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, टाइम हमेशा सेम रहेगा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये बात गलत है। जब तक आप क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हैं, आप ये कह सकते हैं कि गैप एक जैसी रहेगी, लेंथ एक जैसी होगी, डिस्टेंस एक जैसा रहेगा, वो दोनों एब्सोल्यूट हैं, टाइम भी और लेंथ भी। मगर क्लासिकल फिजिक्स से चलकर जैसे ही आप मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो फिर आपने इस कॉन्सेप्ट को भुला देना है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है कि क्लासिकल में हम ऐसे मानते थे, लेकिन मॉडर्न में इस बात को हम नहीं मानते। तो मॉडर्न में क्या गैप कम हो जाएगी? मॉडर्न में फिजिक्स में क्या लेंथ कम हो सकती है? कहीं से हो सकती है। ये कैसे? वो हम मॉडर्न में पढ़ेंगे ना भाई, तक्कड़ क्यों है? तो वहां पर हम इस चीज को समझेंगे। लेकिन यहां तक आप ये बात रख लें कि भाई डिस्टेंस जो होगा वो एब्सोल्यूट होगा, गैप भी जो होगी एब्सोल्यूट होगी, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में। और क्यों गैप एब्सोल्यूट होगी? क्योंकि भाई गैप तो गैप है, तो जितनी गैप यहाँ पर उतनी गैप चांद से भी दिखेगी, तो उतनी गैप होगी। पाकिस्तान का रकबा जितना जमीन से दिखाई दे रहा है आपको, उतना ही चांद से दिखाई देगा, उतना ही मार्स से दिखाई देगा क्लासिकल फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में ये चेंज हो सकता है। तो भाई क्या हुआ? अब बात यह है कि कोई भी चीज यूनिवर्स के अंदर रियल स्पीड में नहीं है। अगर आप कहें कि भाई इस अर्थ की जो स्पीड है वो 25 माइल पर आवर है, तो आप क्या समझेंगे कि भाई 25 माइल पर आवर ही होगी? जमीन पर हम जो रह रहे हैं हमें तो ठीक है, 25 माइल पर आवर ठीक है हमारे लिए, हम कह सकते हैं। चांद से जो देख रहा होगा उसके लिए भी सही है, मार्स से देख रहा होगा उसके लिए भी सही है। लेकिन जो इस गैलेक्सी के बाहर से, मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर से अगर कोई देख रहा होगा, तो वो मिल्की वे गैलेक्सी की स्पीड को और अर्थ की स्पीड को कंबाइन करके बताएगा कि अर्थ इसकी की इतनी स्पीड से वो मूव कर रही है। तो बात यहाँ पर बताने की ये है कि कायनात के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, पूरी गैलेक्सीज के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको रियल स्पीड हो, कि भाई इसको यूनिवर्सल स्पीड है, इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। जहां पर भी आप देखें तो मोशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, कभी भी उसका रियल वैल्यू नहीं होता। हर बंदे के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोशन का वैल्यू, स्पीड का वैल्यू चेंज होगा। अब दूसरी चीज आप ये पढ़ लें कि भाई एवरी स्पीड यू सी
इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। वो दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन। अगर मैं देख रहा हूं तो भाई मेरे और उसके दरमियान कितना फर्क है, वो स्पीड है। अगर मार्स वाला देख रहा होगा तो मार्स और जमीन के दरमियान कितनी स्पीड का फर्क है वो उस हिसाब से बताएगा। चांद से अगर कोई देख रहा होगा तो चांद और जमीन के दरमियान जितनी स्पीड का फर्क है वो बताएगा। तो हर बंदा अपने और सामने वाली चीज के दरमियान जो फर्क होगा उस फर्क को वो स्पीड समझेगा। अगर मैं रेस्ट पर हूं, सामने से गाड़ी 100 पर गई तो मैं समझूंगा कि वो 100 पर गई। अगर वो भी 100 पर जाएगी, मैं भी 100 पर जाऊंगा, तो हम दोनों एक दूसरे को बराबर समझेंगे, हम दोनों एक दूसरे को रेस्ट में समझेंगे। यही तो रिलेटिविटी है। अब ये चीज हम यहाँ पर भी समझेंगे। तो कोई भी चीज कायनात के अंदर रियल स्पीड में नहीं है। एवरी थिंग यू सी या एवरी स्पीड यू सी इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के दरमियान बस जस्ट वो कंपैरिजन है। अगर दो चीजें सेम हो जाएंगी तो अपने आप को रेस्ट में समझेंगे। अब दूसरी चीज कि इन मॉडर्न फिजिक्स आप जो ये लेंथ है और ये जो टाइम है, जिनको अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई इनके दरमियान कोई भी फर्क नहीं आ सकता, लेंथ भी हमेशा सेम रहेगी, टाइम भी हमेशा सेम रहेगा, ये क्लासिकल फिजिक्स में होगा। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स में आप आएंगे तो हम कहेंगे कि भाई लेंथ कंट्रैक्ट होती है। टाइम आपका, ब्लैक होल के अंदर आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो स्लो होता है, वो फास्ट भी होता है। तो टाइम भी समझें कि एब्सोल्यूट नहीं होगा, और लेंथ भी आपकी एब्सोल्यूट नहीं होगी, आप पढ़ेंगे आगे। तो मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ माइंड में रख के चलें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं। ऐसे ना हो कि एक जगह पर एक बात लिखी हो, दूसरी जगह पर मॉडर्न फिजिक्स की और तीसरी जगह पर क्लासिकल फिजिक्स की, तो आप क्लासिकल फिजिक्स वाले बुक को कहें कि भैया गलत है, मॉडर्न वाले को कहें कि ये सही है, या फिर मॉडर्न वाले को गलत कहें उसको सही कहें। दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप पॉइंट ऑफ व्यूज ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस चीज को आप समझ लें। अब यहाँ पर यहाँ तक तो आपने 17 मिनट समझ लिया है इस जस्ट बेसिक चीज को। अब हम आते हैं इनके केसेस पर। केसेस ऑफ रिलेटिव मोशन में जो सबसे पहला केस है वो ये है कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सेम मोशन में, सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट्स आर चेजिंग और फॉलोइंग ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ऑब्जेक्ट्स चेज कर रहे हैं या एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, या बराबर भी जा रहे हैं, या चेज कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन जा कैसे रहे, जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। बात यह समझने की है कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी तक। फिर हम देखेंगे कि एक पीछे हो या बराबर हो तो क्या होगा, लेकिन अभी तक ये समझें कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। When two objects are moving in the same direction, their relative motion is the difference in the velocities. तो अगर ये दोनों मोशन सेम वेलोसिटीज और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक दूसरे को वो कौन सी स्पीड में समझेंगे? क्या वो एक दूसरे को जो बाहर बंदा खड़ा है उस जितनी स्पीड को एक दूसरे को देखेंगे, या वो एक दूसरे को अलग अलग स्पीड से देखेंगे? यही चीज जो है, जिस स्पीड से ये एक दूसरे को देखेंगे उस स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड कहेंगे। एक्चुअल में कार की स्पीड कुछ भी हो सकती है। एक्चुअल में कार की स्पीड जो है वो आपकी 80 भी हो सकती है, 60 की भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। लेकिन वो एक दूसरे को किस स्पीड के साथ देख रहे हैं, जिस स्पीड के साथ वो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को फील कर रहे हैं, उसी स्पीड का नाम रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड होगा। बात है कि वो एक दूसरे को किस वेलोसिटी से देखेंगे, बाहर वाले नहीं। बाहर वालों के लिए दुनिया ही कुछ और होगी, वो उनको कुछ देख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को वो कौन सी वेलोसिटी से देखेंगे वो बात हमने समझनी है। When two objects move in same direction, they cancel out their speeds. जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो एक दूसरे की स्पीड को कैंसल आउट कर देते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर ये 60 की स्पीड से मूव कर रहा है, 80 के, और ये 60 की स्पीड से मूव कर रहा है, और 60 और इसका 60, 60 में हो गए कैंसिल। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 20। तो मतलब कि इन दोनों की वेलोसिटीज में जो एक का फर्क हुआ वो फर्क हुआ 20 किलोमीटर पर आवर का। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को समझेंगे कि हम 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ये कितने पे मूव कर रहा है? 80 पर। ये कितने पर? 60 पर। अब
80 में से 60 गया, बाकी बचा 20। तो ये बंदा, इस कार वाला बंदा और इस कार वाला बंदा एक दूसरे को समझेंगे कि हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब ये जो एक दूसरे को रिलेट करके एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड उन्होंने बताई है, इसी को हम रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्पीड कहते हैं। जो बंदा इधर खड़ा होगा बाहर, इसको वो देखेगा 80 पर, इसको वो देखेगा 60 पर, लेकिन ये जो बंदे खुद होंगे वो एक दूसरे को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए देख रहेंगे। वो एक समझेंगे कि भाई हम स्लो मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 20 किलोमीटर पर आवर की एक दूसरे के रिलेटिव में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम डायरेक्शन दे कैंसिल आउट देयर स्पीड्स, वो एक दूसरे की स्पीड को कैंसिल आउट कर देते हैं। द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स, द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड इज द स्पीड विच बोथ फील फॉर ईच अदर। उन दोनों स्पीड्स का, 60 और 80 का जो डिफरेंस होगा, वो स्पीड है जो वो स्पीड फील करेंगे। यानी कि वो स्पीड जो ये दोनों बंदे फील करेंगे, वो स्पीड उन दोनों का डिफरेंस करने के बाद निकलेगी। 80 और 60 का डिफरेंस निकालेंगे तो जो जवाब आएगा वो स्पीड वो होगी जो वो एक दूसरे को फील कर रहे होंगे मूव करते हुए। तो ये बात हम यहां पर कहना चाहते हैं। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी को निकाला कैसे जाता है, उसका फार्मूला है कि भाई मैं 60 की स्पीड से जा रहा हूं, आप 80 के हिसाब से जा रहे हैं, तो मेरे और आपके दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? मैं आपको किस वेलोसिटी से देख रहा हूं, आप मुझे किस वेलोसिटी से देख रहे हैं। हम दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम दोनों का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, उस पर्सपेक्टिव को जानने के लिए हमारे पास ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी रिलेटिव इज इक्वल टू v1 माइनस v2। एक की वेलोसिटी को माइनस करेंगे हम दूसरे की वेलोसिटी में से, जो डिफरेंस आएगा वो हम दोनों की रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर स्पीड फ्रॉम द लार्जर वन। जो भी बड़ी स्पीड हो उसमें से आप लार्जर स्पीड को माइनस करेंगे। अगर आपको ये न बताया गया हो कि कौन सी आगे है और कौन सी पीछे है, आपको ये बताया गया हो कि भाई 60 किलोमीटर है और एक की 80 किलोमीटर पर आवर है, अब बताएं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो 80 में से 60 माइनस कर दो, 20 बचा, बस सिंपल। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर 60 में से भी 80 माइनस करेंगे तो भी क्या बचेगा, -20। अब फिर अगर माइनस आए तो क्या उसका मतलब होगा, अगर प्लस आए तो उसका क्या मतलब होगा, वो हम समझ लेते हैं। लेकिन माइनस और प्लस के चक्कर में पड़ने से पहले अगर जनरली चीजें आपको याद करनी हो, समझनी हो, तो फिर ये याद कर लें या ये समझ लें, जो भी वैल्यू बड़ा हो उसमें से माइनस करेंगे जो वैल्यू छोटा हो, बस ये जनरल है। अगर हम अब डीप में जाएंगे तो फिर कैसे होगा, फिर हम वो समझ लेते हैं। लेकिन जनरली ये याद रख लें कि जहां पर भी बड़ी वेलोसिटी हो, बड़ी स्पीड हो, उसमें से माइनस छोटी करनी है। अब आपके पास है, अब आप सवाल कर रहे होंगे कि सर वो तो ठीक है, ये दोनों सेम स्पीड से, और सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने कहा कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने कहा कि ठीक है सर, मान लिया। एक अगर आगे है और दूसरा पीछे है, फिर एक केस हुआ, अगर दोनों जा रहे हो साथ तो फिर, तो मतलब दो केस हो गए। सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, अगर सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड पर जा रहे हो तो फिर क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हो और वो सेम स्पीड के साथ जा रहे हो तो फिर क्या होगा, ये बात भी हम समझेंगे। और दूसरा आप ये बात पूछ रहे होंगे कि सर अगर ऐसे हो कि वो सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हो, डिफरेंट स्पीड में भी जा रहे हो, एक गाड़ी आगे है, एक गाड़ी पीछे है, जो गाड़ी ए वाला बंदा है वो क्या फील कर रहा होगा, जो गाड़ी बी वाला बंदा है वो क्या फील कर रहा होगा। गाड़ी ए वाला बंदा कौन सा फार्मूला लगा के चेक करेगा, गाड़ी बी वाला बंदा कौन सा फार्मूला लगा के चेक करेगा। इन दोनों के पर्सपेक्टिव को भी अगर आप थोड़ा बता दें तो बेहतर होगा। तो इसी चीज को हमने थोड़ा ओपनली लिखा है, इस डेफिनेशन को ब्रेक करके हम दो हिस्सों में इसको तोड़ के लिखा है, ताकि आपको माइंड के अंदर वो चीजें सेपरेट सेपरेट ब्लॉक बना के दिमाग में हो जाएं। एक साथ अगर हम बता दें तो फिर आप, हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर वो जो एक ग्राफ है, माइंड मैप नहीं बना सकते। अब आप माइंड मैप बना सकते हैं इसके थ्रू कि अगर वो दोनों डिफरेंट स्पीड के साथ हो और सेम डायरेक्शन हो,
सपोज करें दो कार्स है वो मूव कर रही हैं। अगर कार ए फ्रंट पर है, कार ए जो है वो फ्रंट पर है, ये देख रहे हैं आप, और कार बी जो है वो बैक पर है, कार बी पीछे है, और वो कितने पर है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की है, 60 और यहाँ पर 80 है। अब क्या है कि इफ यू आर इन कार ए, अगर आप कार में ए में होंगे तो आप क्या फील कर रहे होंगे, क्योंकि कार ए आगे है, कार बी पीछे है, तो आप कार बी को कौन से पर्सपेक्टिव में देख रहे होंगे और उसको क्या आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज आप समझें कि भाई इफ यू आर इन कार ए which is front, then you will feel that car B behind your behind you is falling behind। तो आप समझेंगे कि आप जो कार ए में है और जो कार बी में है, या जो कार बी है वो बिहाइंड जा रही है, वो मुझसे फॉलिंग बिहाइंड कर रही है, मुझसे पीछे जा रही है, या मुझसे जो है वो लूज कर रही है, मेरे पीछे जा रही है, ठीक है। दे लुक स्मॉलर एंड स्मॉलर इन योर मिरर। जैसे आप साइड मिरर से देखेंगे कार में, तो आपको वो कार जिससे आप आगे जा रहे हैं और जो कार आपके पीछे है, तो आप 20 की स्पीड से उसके आगे 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 जा रहे हैं ना, तो आपको वो कार छोटी छोटी दिखती रहेगी, मतलब आहिस्ता 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 वो गुम हो जाएगी आपकी शीशे में से, क्योंकि वो आपको कार जो पीछे वाली है वो स्मॉलर स्मॉलर दिखती जाएगी। और क्योंकि बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड कार बी इज ग्रोइंग, आप 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हुए जा रहे हैं, आगे आगे की जा रहे हैं, तो जो कार बी है वो पीछे होती जाएगी, क्योंकि आप जो हैं वो फास्टर फास्टर जा रहे हैं, तेज तेज जा रहे हैं, बिकॉज यू आर फास्टर देन कार बी। अब क्या होगा कि जो बंदा कार ए में बैठा है वो कार बी की स्पीड में से अपनी स्पीड माइनस करेगा। अगर अपनी स्पीड में से कार करे, जैसे भी करे कोई गलत नहीं है, दोनों का कोई फर्क नहीं है, जैसे भी करे सही है। लेकिन अगर बेहतर तरीका है यहाँ पर इस केस के अंदर, तो फिर क्या है कि अपनी जो उसकी जो जो पीछे वाला बंदा है, जो टारगेटेड बंदा है, उसकी स्पीड में से अपनी स्पीड को माइनस करेगा, तो वैल्यू आएगा माइनस में। तो वैल्यू आया 60 माइनस 80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू वी माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है ये तो ठीक है, आप कह रहे होंगे कि सर ये माइनस क्या है, माइनस बता रही है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो ये शो कर रही है कि जो कार बी है वो मूविंग बैक कर रही है मुझसे, वो कार बी मुझसे मूव अवे कर रही है, पीछे जा रही है, इसलिए मैंने उसके साथ माइनस साइन लगाया, या माइनस साइन फॉर्मूले में आ गई। अब सपोज करें आप कार ए में नहीं हैं, आप कार बी में हैं। अब अगर आप कार बी में हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी कार बी वाला होगा, क्योंकि आप अब कार बी के हिसाब से पीछे हैं कार ए से। तो इफ यू आर इन बैक इन कार बी, देन यू विल फील दैट द कार ए इज पुलिंग अवे एंड गेटिंग फर्दर अहेड। तो आप ये समझेंगे कि ये जो कार ए है वो मुझसे आगे आगे जा रही है, फर्दर अहेड जा रही है, क्योंकि जो कार ए है वो तेज जा रही है और कार बी जो हम हैं वो स्लो जा रहे हैं। इसीलिए हम ये फील करेंगे कि भाई जो हम हैं वो पीछे की जानिब जो है वो जा रहे हैं और वो पुलिंग अवे होते जा रहे हैं हमसे अहेड, या गेटिंग फर्दर अहेड हो रहे हैं, हमसे आगे आगे जा रहे हैं। अब यही देखना है आपने कि अगर जो गाड़ी आपके आगे जा रही है, जो टारगेटेड गाड़ी है, उसकी स्पीड है 80, हम जो हैं उनकी स्पीड है 60, तो 80 में से जब आप 60 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 20, और ये जो 20 है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये बताएगी कि मेरी और उनके दरमियान जो रिलेटिव स्पीड है, जो ताल्लुक वाली स्पीड है, वो 20 है, और हम दोनों एक दूसरे को एक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फील कर रहे होंगे। स्पीड हम दोनों जो फील कर रहे होंगे वो सेम फील करेंगे, वो भी समझेगा कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा हूं, ए वाला, और जो बी वाला होगा वो भी समझेगा कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन का फर्क होगा। मैं समझूंगा कि कार ए आगे जा रही है और कार ए वाला समझेगा कि कार बी पीछे जा रही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा, यानी कि वेलोसिटी में, चूंकि वेक्टर है और वेक्टर में डायरेक्शन होता है, तो इन दोनों की आर कार ए और कार बी की वेलोसिटी तो अलग अलग होगी डायरेक्शन की वजह से, लेकिन उनका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा।
वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी उनकी स्पीड सेम होगी, और वेलोसिटी का डायरेक्शन वो है जो तब्दील होगा। इसीलिए प्लस और माइनस साइन यहां पर आए तो आप ये समझें कि इसलिए आ रही हैं कि प्लस और माइनस साइन हमें डायरेक्शन बताएंगी। डायरेक्शन हमें क्यों बता रही है? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। अब जो अगर आप सेम स्पीड पर मूव कर रहे हो, कार ए सेम डायरेक्शन में जा रही है और कार बी सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जाने के साथ साथ वो सेम स्पीड के साथ भी जा रही हैं, तो फिर क्या होगा कि इफ बोथ कार्स आर इन सेम डायरेक्शन एंड मूविंग विद सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन सेम स्पीड, तो फिर सपोज बोथ कार आर मूविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, दोनों 70 की स्पीड से जा रही हैं, दोनों जब 70 की स्पीड से जा रही होंगी तो वो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में समझेंगी। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे के साथ साथ जाती हैं, एक दूसरे के साथ वो क्रॉसिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि इस गाड़ी वाले बंदे और इस गाड़ी वाले बंदे एक दूसरे के साथ चीजें लेते देते हैं, यानी एक्सचेंज कर पाते हैं। क्यों एक बंदा चलती हुई दूसरी गाड़ी में जा सकता है? क्योंकि वो दोनों सेम स्पीड से जा रही हैं और उनके हिसाब से वो दोनों रेस्ट पर हैं, उन दोनों के हिसाब से वो मोशन पर हैं। जब दोनों के मोशन एक जैसे हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, तो फिर वो एक दूसरे को फील करेंगे जैसे कि वो रेस्ट पर हैं, जैसे कि वो स्टिल है, जैसे कि वो स्टेशनरी है। इसीलिए मैथमेटिकली आप कैसे साबित करेंगे कि 70 किलोमीटर ए की भी स्पीड है, 70 किलोमीटर पर आवर बी की भी स्पीड है, दोनों माइनस हुई तो उनकी दरमियान जो रिलेटिव वेलोसिटी हुई, जो रिलेटिव स्पीड हुई, वो 0 किलोमीटर पर आवर है, यानी उनके दरमियान कोई भी वेलोसिटी नहीं है, उनको कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, समझें कि वो रेस्ट पर है। तो ये जो है आपके पास एक किस्म का सेम स्पीड में जाने का फायदा है कि आप एक दूसरे को बिल्कुल एक जैसा महसूस करेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि सर जब एक दूसरे को सेम महसूस कर रहे हैं, फिर तो रिलेटिव क्या हुआ? फिर तो एब्सोल्यूट हो गया, एक दूसरे के साथ सेम है। भाई वो सेम कार ए और कार बी वो वाले एक दूसरे को सही सेम समझ रहे हैं, मगर भाई जो हम यहाँ रोड पर खड़े हैं, हमारे हिसाब से तो ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं ना अभी भी, तो मेरा पर्सपेक्टिव अभी भी इनके लिए 70 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इनका जो पर्सपेक्टिव है वो जीरो हो गया है, क्योंकि इनकी स्पीड सेम है। तो इनका रिलेटिव स्पीड अलग हो सकती है, मैं जो बाहर रोड पर खड़ा हूं मेरी स्पीड इनके हिसाब से अलग हो सकती है। तो इसी को ही आपने असल में समझना है। अब this is why we can pass bottles of water between two moving cars with same speed. अब यहाँ पर आप ये याद रख लें कि they are at rest or still with respect to each other. वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है, but not with respect to all. सबके हिसाब से वो रेस्ट में नहीं है in the universe. So relative motion is still not absolute. फिर भी आप अगर ऐसे कहें कि सर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव हैं, दोनों एक दूसरे को सेम फील कर रहे हैं, तो फिर तो एब्सोल्यूट हो गए ना, फिर तो सेम हो गए, मतलब हर चीज के लिए सेम। या एब्सोल्यूट का मतलब मेरा और आपका पर्सपेक्टिव, या इस गाड़ी का और इस गाड़ी का पर्सपेक्टिव नहीं है। हम दोनों भले एक दूसरे को साथ मिल लें, ठीक है, हम भले एक दूसरे को समझें कि इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन जो चांद पर बंदा बैठा है, जो मार्स पर बंदा बैठा है, जो गैलेक्सी के उधर बंदा बैठा है, उसके हिसाब से हम सेम नहीं हैं। उसके हिसाब से हम अभी भी हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो दो चीजें एक दूसरे के साथ तो वो रिलेटिवली रेस्ट में हो सकती हैं, मगर दूसरों के लिए वो रिलेटिव में हमेशा नहीं हो सकते। इसीलिए कोई भी चीज दुनिया के अंदर, या कोई भी चीज दुनिया के अंदर रेस्ट पर नहीं है, कोई भी मोशन दुनिया के अंदर एक जैसा नहीं है, रिलेटिव मोशन है, सबके लिए अलग अलग होगा। अब जो है हम डिस्कस करेंगे हमारा जो दूसरा केस है, जिस केस के अंदर बोथ मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, एक इधर से आ रहा होगा और एक इधर से आ रहा होगा, यूं जा रहा होगा और ये यूं आ रहा होगा। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, इस केस के अंदर क्या उनकी वेलोसिटीज आपस में माइनस होंगी या प्लस होंगी, इस बात को हमने जो है इस नेक्स्ट केस के अंदर जो है समझना है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपका जो दूसरा पार्ट है वो है कि भाई रिलेटिव मोशन के अंदर जो केस बी है वो क्या है।
अब ये जो केस बी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो है कि मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर दोनों कार्स अपोजिट डायरेक्शन में या दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब आप पूछेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन कैसे? भाई पहले सिमिलर डायरेक्शन कैसे था वो मुझे बताएं, कि दोनों कार्स या दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ये भी और ये भी। लेकिन अब यहाँ पर ये होगा कि ये कार अगर इधर जा रही है तो दूसरी कार इधर से आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपके मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स अपना रिलेटिव मोशन क्या फील करेंगे? क्या इसको आगे आने वाली, सामने आने वाली गाड़ी को स्लो महसूस करेगा या तेज महसूस करेगा या क्या? इस चीज का हमने जवाब समझना है कि भाई इस केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो आपको आ रहा है कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, हालांकि आ तो सामने रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, when two objects are moving in towards each other, या तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो या फिर वो मूव अवे फ्रॉम ईच अदर कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर वाली बात तो आप कहेंगे कि सर समझ आ गई कि वो दूसरे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये मूव अवे फ्रॉम ईच अदर कैसे? अब देखें, ये गाड़ियां आ रही हैं एक दूसरे के सामने अपोजिट डायरेक्शन में, आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, ये यहां से गुजर गई। जब यहां से गुजर गई तो इसका डायरेक्शन मूव अवे हो गया और ये भी मूव अवे हो गई, लेकिन फिर भी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो इस हिसाब से अगर ये एक दूसरे के सामने मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर हो, अपोजिट डायरेक्शन है यहां पर भी, लेकिन यहां पर ये मूव टुवर्ड्स ईच अदर कर रही हैं, यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन यहां पर ये मूव अवे फ्रॉम ईच अदर कर रही है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन आपका दोनों सूरतों में काम आएगा, चाहे वो एक दूसरे के सामने हो, चाहे एक दूसरे के इधर हो, मूव अवे कर रही हो। तो इसीलिए हमने इसको दो हिस्सों में जो है वो तोड़ के लिखा है ताकि आपको वो समझ आ जाए। When two objects are moving towards each other, ये आपके आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ईच अदर आ रहे हैं, या अवे फ्रॉम ईच अदर, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर क्या होगा? देन दे एड देयर एफर्ट्स टू चेंज और रिड्यूस और डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फिर जो है वो अपनी एफर्ट्स को ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ। ये एफर्ट कर रहा है कि मैं इधर जाऊं, ये एफर्ट कर रहा है कि मैं इधर जाऊं, दोनों की कोशिश है कि इसके दरमियान और इसके दरमियान जो मुफासला है वो कम हो। ये भी कोशिश कर रही है कि मैं आऊं इधर, ये भी कोशिश कर रही है कि मैं आऊं इधर, ताकि हमारे दोनों के दरमियान जो मुफासला है वो कम हो। फिर जब वो आपस में एक दूसरे के करीब आ गए, अब करीब आने के बाद मसले हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से लोगों की नहीं बनती, फिर एक दूसरे से उसी स्पीड से जुदा होते हैं जिस स्पीड के साथ वो मिले थे। अब यहाँ पर यह है कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अट्रैक्शन के साथ, बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ, बिल्कुल स्पीड से आए, लेकिन जब स्पीड में एक दूसरे के साथ आए तो अब इसी स्पीड से वो फिर जुदा भी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों की पहले ये कोशिश थी, दोनों एफर्ट्स लगा रहे थे हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन अब दोनों की एफर्ट्स ऐड होंगी ताकि वो दोनों दूर जाएं। तो एफर्ट्स वो ऐड करेंगे अपना मुफासला रिड्यूस करने के लिए भी, या मुफासला रिड्यूस कहें या इंक्रीज कहें, दोनों चीजें करने के लिए, डिक्रीज भी और इंक्रीज भी करने के लिए। डिक्रीज कैसे होगा? ये एफर्ट करे ये भी एफर्ट करे ताकि उन दोनों के दरमियान मुफासला कम हो। कम हो गया, अब दोनों एफर्ट करें कि इन दोनों के दरमियान मुफासला बढ़े, क्योंकि ये इधर जा रही है इधर जा रही है। तो इसीलिए जब ऐसी चीजें हों, दोनों बॉडीज आपके ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऐसे समझें कि वो दोनों एफर्ट कर रहे हैं कि वो डिस्टेंस को या तो जल्दी कम करें या तो जल्दी बढ़ाएं। तो इस सूरत में दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो ऐड होंगी टू नो द रिलेटिव वेलोसिटी। खैर डिस्टेंस की बात यहाँ पर नहीं है। अगर फिर आप इस तरह से वेलोसिटी को समझना चाहेंगे कि भाई वो दोनों ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी को क्या फील करेंगे, तो हम कहेंगे कि उन दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो फील करेंगे। मिसाल कैसे?
रिलेटिव वेलोसिटी वो एक बंदा जो फील करेंगे वो दोनों वेलोसिटीज को कंबाइन करके जो टोटल वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी फील करेंगे। इस चीज को आप दोबारा समझे। ये ऑब्जेक्ट कार ए वाला 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये आपका 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी तरफ जा रहा है, और ये जो है आपका उसकी तरफ जा रहा है। अब जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो आप देखते हैं कि जब दो तेज गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्रॉस करते टाइम वो जल्दी एक किस्म की झटके में, एक किस्म की आंख झपक में या आंख मतलब एक मूवमेंट के अंदर वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वो क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि उस टाइम जो आप स्पीड फील कर रहे होते हैं वो दोनों की इकट्ठे स्पीड होती है। और जब आप बेशक स्पीड से जा रहे हैं और आगे से भी कोई स्पीड से गाड़ी तेज आ रही हो तो फिर आपको डर लगता है कि भाई हम दोनों तेज जा रहे हैं। तो इस तरह से कि अब जब आप 50 किलोमीटर की गाड़ी आ रही है और 70 किलोमीटर की गाड़ी इधर से जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी 50 प्लस 70 कितनी आई? 120 किलोमीटर आ रहा है। तो ए कार वाला ऑब्जेक्ट भी महसूस करेगा कि उसको जो वेलोसिटी है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। ये जो बी ऑब्जेक्ट वाला, बी कार वाला जो बंदा है वो भी महसूस करेगा कि इसको 120 किलोमीटर पर आवर की जो है वो वेलोसिटी है। तो इसी को ही हम रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं कि आप जब दो चीजें जा रही हों तो फिर आपके दोनों को रिलेट करने के बाद आपका जो एक किस्म का फील है, आपका जो एक किस्म का रिलेशन वाली अब जो वेलोसिटी हो गई है वो चेंज होती है। इसीलिए आप जो है वो रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं और रिलेटिव मोशन के अंदर इन रिलेटिव वेलोसिटीज को पढ़ते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो ये बंदा महसूस करेगा वो भी 120 किलोमीटर पर आवर समझेगा और ये भी 120 किलोमीटर पर आवर समझेगा। दोनों रिलेटिव वेलोसिटी को एक जैसा महसूस करेंगे। वो भी समझेगा कि मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, वो भी समझेगा कि मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी तरफ जा रहा हूं। तो दोनों फील जो करेंगे, जो महसूस करेंगे वो सेम करेंगे। अब आती है दूसरी बात कि ऑब्जर्वर इन द कार फील्स देयर स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर। इस ऑब्जर्वर जो होगा वो तो बात समझ आ गई आपको कि वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को फील करेगा, लेकिन दे बोथ फील द सेम मैग्नीट्यूड और सेम स्पीड। वो दोनों जो स्पीड फील करेंगे, जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का फील करेंगे वो होगा सेम, मगर वो वेलोसिटी जो है, वो जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट फील करेंगे। इसी वजह से उनकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑपोजिट होगी। मिसाल, ये बंदा कह रहा है कि मैं 50 और 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, ये भी कह रहा है कि मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की फील सेम है। लेकिन ये कह रहा है कि मैं भाई इधर से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, ये कह रहा है कि मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं, ये कह रहा है कि मैं लेफ्ट जा रहा हूं, ये कह रहा है कि मैं राइट जा रहा हूं। तो वेलोसिटी तो दोनों की सेम, स्पीड तो दोनों की सेम है, मगर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। मैग्नीट्यूड सेम होने से स्पीड दोनों की सेम हो गई, मगर डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से उनकी वेलोसिटी ऑपोजिट हो गई। तो ये कहेगा कि मैं 120 किलोमीटर पर आवर की तरफ वेलोसिटी से नॉर्थ में जा रहा हूं, ये कहेगा कि मैं 120 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से साउथ में जा रहा हूं। तो वेलोसिटीज दोनों की मैग्नीट्यूड में सेम है मगर वो डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, तो रिलेटिव मोशन जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है दो ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर स्पीड सेम होती है, उसके अंदर वेलोसिटी ऑपोजिट होती है, वेलोसिटी फील्ड सेम नहीं होती। अब यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आप बंदा जो अंदर कार में बैठा है, जब वो गाड़ी क्रॉस हो गई तो शीशे से देखता है, रेयर व्यू मिरर से देखता है, साइड वाले जो शीशे उनसे देखता है, वो फील करता है दैट द अदर कार वैनिशेस इनटू द डिस्टेंस इंस्टेंटली। जब तेजी से कोई कार आपसे गुजर जाती है तो आप जैसे शीशे में देखते हैं तो वो कार पलक झपक में वो जो है गुम हो जाती है। तो ये आपको फील आती है। क्यों फील आती है? पलक झपक में वो गुम हो गई,
भाई वो तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी ना, फिर पलक झपकने गुम क्यों हो गई? वो गुम इसलिए हो गई क्योंकि अब आपके अंदर दो वेलोसिटीज ऐड हैं। एक आपकी गाड़ी का जिसमें 50 किलोमीटर की तरफ से आप जा रहे हैं, और पलक झपक में जो 70 किलोमीटर की पर आवर से वो चली गई। तो वो झपक, पलक झपक में वो गुम क्यों हो गई? वो गुम इसलिए हो गई क्योंकि अब आपके अंदर दोनों वेलोसिटीज ऐड हैं। तो आप उसको वेनिश इसलिए ज्यादा महसूस जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वो 120 किलोमीटर पर आवर से आपसे गायब हो गई। अब ये छोटी चीजें हैं, इनको समझना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा के लिए आसान हो जाएं। इन चैप्टर्स को पढ़ना, समझना आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो, वो आपको हो सकता है कि आपको खुश्क लगे, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस लेक्चर्स को, इस पूरे चैप्टर को, या जो भी मेरा आप चैप्टर देखेंगे, शुरुआत से लेकर आखिर तक आप देखेंगे, तो आप उस चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप कहेंगे कि सर ये तो मुझे आ रहा है। लेकिन शर्त यह है कि जब आप पढ़ते जाएं, आप लिखते जाएं, नोट करते जाएं, समझते जाएं, या फिर आपके पास अगर ये बोर्ड की पिक्चर्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो आप सामने रख के उनको याद करेंगे चीजों को, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास है कि वाई टू एड वेलोसिटीज। भाई एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो वाई टू ऐड द वेलोसिटीज। हम दोनों वेलोसिटीज को फिर हम ऐड क्यों करें? देखें, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स ईच अदर यू आर क्लोजिंग द गैप फ्रॉम बोथ साइड। जब आप एक दूसरे की तरफ आते हैं तो आप दोनों तरफ से जो गैप होती है बीच में वो क्लोज कर रहे होते हैं। जो बीच में आप गैप होती है उसको कम कर रहे होते हैं जब आप आ रहे होते हैं। तो इवन यू इफ इवन इफ यू आर बोथ गोइंग एट मॉडरेट स्पीड्स, अगर आप दोनों मॉडरेट स्पीड से साथ जा रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर से, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से, द कार सीम्स टू फ्लैश बाय इन अ ब्लर। तो आपको वो ब्लर में, पलक झपक में वो फ्लैश करते जाएगी, जैसे कोई कोई मतलब कोई लाइट गुजर गई, कोई बड़ी तेज चलने वाली कोई चीज गुजर गई। क्यों? क्योंकि भाई जब आप एक दूसरे के साथ अपोजिट में आ रहे होते हैं तो वो दोनों गैप को क्लोज कर रहे होते हैं साथ में। फॉर योर स्पीड एंड देयर स्पीड कंबाइंस टू मेक द मीटिंग हैपन फास्टर। आपकी जो स्पीड है, जो आप कार ए में है, और जो आगे वाले आने वाले की स्पीड है जो कार बी में है, उन दोनों की स्पीड को कंबाइन करना पड़ता है टू मेक देयर मीटिंग हैपन फास्टर। ताकि उनकी जो ये मीटिंग है, ताकि उनकी जो ये मुलाकात है वो जल्दी हो सके, ताकि वो फास्टर हो सके, वो तेजी से अपनी गैप को कम कर सके। और वो जब एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो आपको वो ऐसे फील होता है जैसे वो बहुत एक दूसरे के साथ तेजी में गुजर रहे हैं। जब वो एक दूसरे के साथ तेज आपको महसूस हो रहे हैं, तो तेज कोई चीज महसूस तब होती है जब आपकी इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आपस में ऐड हो गई हो, तभी आपको तेज फील हो। वरना अगर सब्ट्रैक्ट हो तो फिर ये होगा कि भाई अगर ये 50 की आ रही है और ये 70 से आ रही है, तो भाई जब आपके साइड से गुजरने के टाइम वो बिल्कुल आहिस्ता हो जाए, मतलब आपको आहिस्ता फील हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फील हो। ऐसा तो नहीं होता ना। जब दो गाड़ियां क्रॉस होती हैं तो आपको ऐसे फील होता है जैसे आप अपनी ओरिजिनल स्पीड से भी ज्यादा कहीं तेज गुजरी हो। तो इसीलिए आपको जो फील होती है वो इसलिए फील होती है क्योंकि वहां पर दोनों वेलोसिटीज ऐड हो रही होती हैं। तो इसीलिए हम उनको जो है वो ऐड भी करते हैं। देयरफॉर यू ऐड द वेलोसिटीज, क्योंकि वो दोनों स्पीड हमें फील करा रही होती हैं हद से ज्यादा, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ गुजर रही होती हैं। डियर स्टूडेंट, सपोज करें कि कोई गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और आपने आहिस्ता कोई पत्थर उसके ऊपर फेंका, तो हो सकता है कि उस गाड़ी के ऊपर कोई भी असर ना हो। फिर उसके बाद एक गाड़ी आ रही है बिल्कुल तेज स्पीड से, और आपने उसके ऊपर तेजी से पत्थर फेंका, तो फिर भी जाहिर सी बात है असर होगा, गाड़ी का शीशा टूट सकता है। अब अगर ऐसे हो कि आप गाड़ी जो सामने से आ रही है वो तेज है, मगर आपने जो पत्थर फेंका वो स्लो है, तो फिर क्या उस गाड़ी के ऊपर वो पत्थर तेज लगेगा या स्लो लगेगा? तो आप क्या समझ सकते हैं? आप कहेंगे कि उस गाड़ी के ऊपर जो पत्थर लगेगा वो तेज लगेगा। क्यों तेज लगेगा? क्योंकि वो गाड़ी तेजी से आ रही है, इसीलिए आपने भले पत्थर आहिस्ता फेंका, तभी उसके ऊपर जो है वो असर होगा।
यही जो चीज है वो रिलेटिव मोशन में है कि अगर दो गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो क्रॉस करते टाइम वो एक दूसरे को जिस स्पीड में महसूस करेंगे वो स्पीड होगी उनकी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ये ड्राइवर भी समझेगा कि इस गाड़ी ने मुझे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस किया है, और ये ड्राइवर भी समझेगा कि इस गाड़ी ने मुझे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस किया है, क्योंकि दोनों स्पीड्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। जब गाड़ी आ रही थी 100 की स्पीड से, आपने पत्थर फेंका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बिल्कुल स्लो, तो गाड़ी के ऊपर जो पत्थर लगेगा वो 105 मीटर पर सेकंड या 105 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगेगा। तो मतलब क्या हुआ कि उस गाड़ी की वेलोसिटी और आपने जो पत्थर फेंका 5 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी दोनों हो गई ऐड, और ऐड होने के बाद जो उन गाड़ी के ऊपर और पत्थर के ऊपर इंपैक्ट होगा वो उन दोनों का इकट्ठे मिलाकर टोटल इंपैक्ट होगा। तो ये चीज जो है वो रियल एग्जांपल से आप ले सकते हैं। अब ये जो तीसरा केस है, हालांकि ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीज समझ रहा है टेक्स्ट बुक कि आपको ऑलरेडी पता है, इसीलिए उसने नहीं लिखी। कुछ बुक्स किताब के अंदर वो चीजें इसलिए भी शामिल नहीं होती क्योंकि बुक वाला ये समझता है कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, या आपका जो बात है वो कॉमन सेंस है और कॉमन सेंस की बात लिखनी नहीं चाहिए, तो फिर वो नहीं लिखते। लेकिन कॉमन सेंस इज अ कॉमन थिंग विच इज नॉट कॉमन भाई, इसीलिए इस चीज को हम पहले पढ़ते हैं ताकि वो कॉमन सेंस हमारा सेंस तब बनेगा जब कोई चीज हम कॉमन करेंगे ना आपके सामने। अब इस चीज को हम आपके सामने पढ़ा के आपके लिए कॉमन कर रहे हैं, तो फिर आप इसके ऊपर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका हमेशा आपको समझ आता रहेगा। अब कैसी ये कहता है कि वन ऑब्जेक्ट मूविंग एंड वन एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, समझें कि ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, रेस्ट में है, और ये ऑब्जेक्ट आपका जो है स्पीड से आ रहा है, ये मोशन में है, ठीक है। अब ये रेस्ट में है और ये आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा एग्जांपल है, तीसरा जो केस है, कैसी वो है कि आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। मतलब कि आप गाड़ी पर यहाँ नीचे खड़े हैं जमीन पर, यहां से गाड़ी क्रॉस हो गई, तो आप क्या समझेंगे कि उस गाड़ी की स्पीड क्या थी। मिसाल के तौर पर ये जो गाड़ी क्रॉस करके चली गई, इसकी जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, दोनों मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम बात है, 60 किलोमीटर पर आवर से चली गई। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको वो गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर ही फील होगी। क्यों वो 60 किलोमीटर ही फील होगी? क्योंकि भाई वो भी 60 की तरफ से जा रही थी और आपकी तो वेलोसिटी थी ही नहीं, आपकी थी जीरो। तो जो गाड़ी जो रेस्ट पर है उसकी है जीरो वेलोसिटी, और जो गाड़ी आपकी जो घूमती जा रही है वो है 20 की। तो आप पर्सन जो है वो जीरो वेलोसिटी वाले हैं, तो 20 में से जब आप माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 20 मीटर पर सेकंड होगी। ये रिलेटिव वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो वो ऑब्जेक्ट जो गया और वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है दोनों को फील होगी। वो ऑब्जेक्ट समझेगा कि मैं, वो कार वाला बंदा समझेगा कि ये जो बंदा बैठा है यहाँ पर वो उससे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे चला गया, और ये बंदा समझेगा कि कार मुझसे जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चली गई। डायरेक्शन का फर्क है, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड जो है वो फील सेम करेंगे। मैं यहां पर खड़ा हूं, अचानक से गाड़ी चली गई, तो मैंने कहा कि ये गाड़ी गई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो समझेगा कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जो है उससे पीछे चला गया। तो दोनों जो स्पीड को महसूस करेंगे वो सेम महसूस करेंगे। क्यों सेम महसूस करेंगे? क्योंकि मैं, या जो यहाँ पर बॉडी है वो रेस्ट पर खड़ी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ फुटपाथ एट रेस्ट v इज इक्वल टू जीरो, आपने फुटपाथ पर खड़ा, आपकी वेलोसिटी जीरो है, और कार आपसे ड्राइव पास कर लेती है, आपको गुजर के जाती है एट 20 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो सिंपली स्पीड ऑफ द कार होगी। क्यों स्पीड ऑफ द कार रिलेटिव वेलोसिटी होगी? क्योंकि
जिस चीज के साथ आप उसको रिलेट कर रहे हैं उसकी तो है ही जीरो, इसीलिए जो टोटल रिलेटिव होगी फिर दोनों को वो एक जैसी रहेगी। तो कंबाइन भी नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगी, कंबाइन होगी भी तो जीरो में से क्या कंबाइन होगी, सब्ट्रैक्ट जीरो से होगी तो क्या होगी, तो इसीलिए जो ओवरऑल रहेगी वो आपकी जीरो रहेगी। तो हेयर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बट फ्रॉम जीरो, तो इसीलिए जो चीज रहेगी वो सेम रहेगी। पर्सन इन कार फील्स दैट, जो बंदा अंदर कार में बैठा है वो फील करेगा कि जो बंदा बाहर खड़ा है इज मूविंग विथ v इज इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड। हालांकि मैं तो खड़ा हूं, लेकिन उस बंदे के हिसाब से जो कार वाला है वो समझेगा कि मैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे मूव हो गया। और जो बंदा फुटपाथ पर खड़ा है बाहर, वो समझेगा कि जो कार वाला बंदा है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे चला गया। यही जो है वो रिलेटिव मोशन है भाई। और जो बंदा कार में अंदर बैठा है वो समझेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि कार की सराउंडिंग के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट में है। तो वो कार के अंदर रेस्ट में है, मेरे हिसाब से 20 मीटर है और वो मुझे रेस्ट मोशन में समझ रहा है, बल्कि मैं रेस्ट में हूँ। तो एट द सेम टाइम आप जो है वो मुख्तलिफ चीजों के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ आपकी डेफिनेशन बन रही हैं, तो इसी को तो रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर है कि भाई इफ यू आर इन अ कार, व्हाट डज स्टेशनरी कार लुक्स लाइक टू यू, या स्टेशनरी जो ट्री है वो आपको क्या लुक लाइक करेगी अगर आप कार पर हैं और ये सामने जो है दरख्त खड़ा है, मैं यहाँ से ये कार गुजर गई, तो ये कार वाला इन दरख्तों को क्या महसूस करेगा। तो क्या है कि एवरी इवन दो द ट्री इज एट रेस्ट, अगरचे जो ये दरख्त है ये यहाँ पर रेस्ट पर था और ये गाड़ी मूव हो गई रिलेटिव टू द ग्राउंड, जो ये ट्री है ये रेस्ट पर है, मगर ये रेस्ट पर है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। ये जो ट्री है ये खड़ा है जमीन पर और जमीन के ग्राउंड की सराउंडिंग के हिसाब से, बट रिलेटिव टू यू, मगर जो आप गाड़ी के अंदर हैं इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ +-20 मीटर पर सेकेंड। तो उसको जो वेलोसिटी है वो प्लस माइनस अगर हम ना कहें तो हम माइनस कहेंगे, वो इस वजह से क्योंकि आप +20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गुजर गए, तो आप समझेंगे कि वो -20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे चला गया, और जो वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है आप उसको नेगेटिव देते हैं। तो इसीलिए हमने यहां पर दिया कि भाई आप यहां पर खड़े हैं, कार मूव हो गई, कार वाला समझेगा कि मैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे चला गया, इसीलिए माइनस हमने साइन दी। जबकि मैं रेस्ट पर हूं, उस कार के लिए नहीं, उस बंदे के लिए नहीं जो कार में बैठा है, मैं रेस्ट पर हूं उस सराउंडिंग के लिए जो मेरे अराउंड है, उस ग्राउंड के लिए जो मेरे अराउंड है, मैं उनके लिए जो है वो रेस्ट पर हूं। अब आप कहेंगे सर गाड़ी भी तो सराउंडिंग में है ना, तो उस जब गाड़ी मूव हो रही तो क्या आपकी सराउंडिंग से चली गई, या वो आपके ही बराबर से ही तो निकल गई, तो इसका मतलब वो भी तो आपकी सराउंडिंग पर है ना। देखें, सराउंडिंग अगर लफ्ज जो है उससे जो बेहतर लफ्ज है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये इन लफ्जों को आहिस्ता आहिस्ता आप तब्दील करते जाएं। तो मैं जो हूं वो रेस्ट पर हूं विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड विच आई एम हेयर, या विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ग्राउंड जो मेरे पास है। वो जो गाड़ी है वो गाड़ी का फिर अपना ही अलग सिस्टम वो हम पढ़ रहे हैं। बिकॉज द ट्री अपीयर्स टू बी रीचिंग रशिंग टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू एट 20 मीटर पर सेकेंड। आप जा रहे हैं, सामने से दरख्त खड़ा है, आप जा तो वैसे आप रहे हैं लेकिन दरख्त ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ आ रहा है। जब दरख्त आपकी तरफ आ रहा है तो फिर आपका प्लस है, और जैसे ही दरख्त को आपने क्रॉस कर लिया, दरख्त पीछे चला गया, फिर ये समझे कि वो माइनस में चला गया, तो इसीलिए हमने लिखा था प्लस माइनस। ठीक है, तो फॉर द पर्सन इन द कार, जो बंदा आपका कार में बैठा है, द होल वर्ल्ड इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो बंदा जो आपका कार में बैठा है उसके लिए हर चीज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में? बेशक वो गाड़ी सामने से आ रही है उसको भी आप नेगेटिव कह सकते हैं, उसको भी आप पॉजिटिव नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मेरे नेगेटिव में, मैं आगे जा रहा हूं, वो पीछे आ रही है, तो इट मीन्स के वो जो वेक्टर हुआ वो नेगेटिव हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन देंगे 90%, क्योंकि मेरा डायरेक्शन इधर है उसका डायरेक्शन इधर है, तो मैं अपने डायरेक्शन को पॉजिटिव कहूंगा, जो उधर से आ रहा है उसको हम नेगेटिव कहेंगे। सो फॉर द पर्सन इन द कार, जो बंदा कार पर है, होल वर्ल्ड इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, उसके लिए
पूरी जो दुनिया है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, सराउंडिंग इधर उधर, वो सब को ऐसे समझेगा कि वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। इफ यू आर इन अ कार, यू आर द सेंटर ऑफ योर ओन यूनिवर्स। अगर आप कार पर हैं तो आप अपनी कायनात के, आप अपने निजाम के सेंटर हैं। आप अपने हिसाब से जो भी चीज को समझेंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि कार में या जहां पर आप बैठे हैं वहां के हिसाब से आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आपके लिए राइट है। कोई गलत नहीं, कोई आपको गलत नहीं कहेगा, क्योंकि आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो बात सही होगी आप वो करेंगे। सो एवरीथिंग एल्स इज मूविंग रिलेटिव टू यू। और हर चीज अब आपके हिसाब से मूव कर रही है। मेरे हिसाब से ये 20 मीटर पर सेकंड है, मेरे हिसाब से वो दरख्त इधर जा रहा है। तो हर चीज जो होगी वो आपके हिसाब से होगी जब आप कहीं पर भी होंगे। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव टू यू एंड यू आर द सेंटर ऑफ योर ओन यूनिवर्स। आप अपनी कायनात के खुद ही मरकज हैं, अपने ही सोलर सिस्टम के खुद आप सोलर हैं, खुद ही आप सूरज हैं। तो सारा निजाम समझें कि आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से चल रहा है, आप अपना पर्सपेक्टिव जो है वो देखेंगे। तो यही जो चीज है वो हम रिलेटिव मोशन में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर फिक्स नहीं है। हर चीज किसी न किसी दूसरे के हिसाब से जो है वो चेंज हो रही होगी और चेंज होती है। और इसी चीज को हमने जो है वो अब यहाँ पर समझना है। जो केस डी है, केस डी कहता है वर्टिकल रिलेटिव मोशन। अब इस चीज को हम इसलिए समझते हैं क्योंकि जब ये तीन चीजें आपने पढ़ी तो ये छोटी चीज है, इसको भी आप समझ लें, काम आएगी आपको। कि भाई जब आप बारिश में जाते हैं बाइक चलाते, तो जब आप बाइक स्लो चलाते हैं तो आपकी आंखों में बारिश नहीं लगती, जब आप तेज चलाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आंखों में आपकी बारिश आ रही है। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि रिलेटिव मोशन का यहाँ पर चक्कर है। अब रिलेटिव मोशन का चक्कर कुछ इस तरह से है कि जब आप वेलोसिटी जीरो पर होते हैं, आप गाड़ी आपकी रेस्ट पर है, तो बारिश के जो कतरे हैं वो आपके ऊपर इस तरह से गिर रहे होते हैं वर्टिकली। और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे, अब आपने 50 किलोमीटर पर आवर की, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके कुछ एंगल से आपको वो बारिश लग रही है। फिर और स्पीड बढ़ा दी तो आपको बिल्कुल धुंधली सी दिखाई देगा। और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे जो बारिश है वो आपको हॉरिजॉन्टली सामने से आ रही है। तो ये आपका एक किस्म का रिलेटिव मोशन है जिसको हम वर्टिकल रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब जो आपने केसेस पढ़े, इन केसेस में दोनों ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे, या दोनों इधर या एक इधर एक इधर, थे तो हॉरिजॉन्टल ना भाई। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है? इस तरह अगर लेफ्ट में जाए फिर भी हॉरिजॉन्टल, राइट में जाए फिर भी हॉरिजॉन्टल, इधर जाए हॉरिजॉन्टल। इधर तो नहीं जा रहा था ना। अब यहाँ पर यह है कि एक चीज इधर से आ रही है वर्टिकल और एक चीज इधर से आ रही है हॉरिजॉन्टल। तो इस मोशन के अंदर जो है आपके पास दो चीजें हैं, इसीलिए हम इसको हम कहते हैं 2D। तो ये जो आपका सिस्टम है वो 2D है। हेयर वी कंबाइन वर्टिकल मोशन ऑफ रेन विथ हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ कार। कार जो है आपकी हॉरिजॉन्टली जा रही है और वर्टिकली आपके पास रेन आ रही है। अब सिचुएशन क्या है कि रेन फॉल्स स्ट्रेट डाउन, यू ड्राइव फॉरवर्ड। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड ड्राइव करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट है, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है? द रेन अपियर्स टू हिट यू विंडशील्ड एट एन एंगल। ऑब्जर्वेशन ये होगी कि आपको ये महसूस करेंगे कि ये जो विंडशील्ड है, जो सामने वाला शीशा होता है गाड़ी का जिसमें से आप आगे देखते हैं, इसको हम विंडशील्ड कहते हैं क्योंकि वो अंदर हवा को आने नहीं देती, हवा से हमें शील्ड देती है। इसीलिए सामने वाले शीशे को आप विंडशील्ड कहते हैं। तो ये जो विंडशील्ड है ये आपको उसमें लगेगा कि जो रेन है वो आपके ऊपर हिट कर रही है, किसमें? कुछ ना कुछ एंगल पर। फिर उसके बाद ये क्यों हिट कर रही है ऐसे एंगल पर? बिकॉज यू आर मूविंग इनटू द रेन, क्योंकि आप रेन के अंदर जा रहे हैं, इसीलिए वो उसकी जो एंगल है वो उसके साथ वो बना रही है। द फास्टर यू ड्राइव इनटू द रेन, द फास्टर यू ड्राइव, द फ्लैटर द रेन अपीयर्स टू बी। जितना जितना आप तेजी से चलते जाएंगे उतना उतना आपको ऐसे लगेगा कि जैसे जो बारिश है वो सीधी होती जा रही है, ऐसे लगेगा कि बारिश ऊपर से नहीं बल्कि सामने से आ रही है। तो जितना आप तेज मूव करते हैं तो बारिश आपको फील होती है कि जैसे वो आपके सामने से आ रही है। तो इस चीज को हम जो है वो कहते हैं वर्टिकल रिलेटिव मोशन। और ये आपके टॉपिक से थोड़ा बहुत हटकर है। अब उसके बाद ये जो आपके पास इस किस्म की जो चीज है उसमें आप ऐसे फार्मूले नहीं लगाएंगे कि भाई हम ऐड करते हैं जिस तरह ये आपके, वहां पर आप लगाते हैं पैथागोरस थ्योरम। क्योंकि बारिश आ रही है ऊपर से परपेंडिकुलर, गाड़ी आ रही है इधर से बेस से, तो मतलब बेस, और ये जो है आपका हाइपोटेन्यूज है, तो इसको आपने जो है मालूम करना पड़ेगा। तो
कि कितनी एंगल से वो जो है आ रही है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाएं फार्मूला, या ये फार्मूला लगाएं, तो ये चीजें लगती हैं। आई होप आपने ज़रूर समझा होगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक कनेक्टेड हैं, तो मुझे यकीन है कि आप फिज़िक्स को सही समझ रहे होंगे और फिज़िक्स आपकी फेवरेट बन चुकी है और फिज़िक्स में आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर आप अभी तक छोड़ चुके हैं, तो समझें कि आप काफ़ी चीज़ें मिस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने सुना है, तो वेल डन, आई आई अप्रिशिएट यू। लेकिन एक चीज़ ये है कि अप्रिशिएट करने के लिए भी हमें भी तो कुछ ना कुछ कमेंट में लिख दें, कि हमें भी पता चले कि आपने कुछ सीखा, कुछ समझा, क्या समझा, क्या सीखा, ये चीज़ें फ़ायदे की हैं, नहीं हैं, ज़ाया हम फ़ुज़ूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे हम मत्थामारी कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप हमारे साथ हमें एप्रिशिएट ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करें जो आपके साथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स कौन से हैं। बिल्कुल इंतहाई आसान, इंटरेस्टिंग वे से हम समझेंगे, और वो भी आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद आ जाएगी, याद हो जाएगी बल्कि। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।